जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपकी सारी जमा पूंजी, सारी तमन्नाएं और सारा हौसला एक ही लम्हे में रेजा रेजा कर देती हैं। मेरे साथ भी ठीक वही हुआ। एक ऐसा वाकया जिसने मेरे रिज्क के दरवाजे पर ताला लगा दिया। मेरा नाम इमरान अहमद है। मैं लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं, एक कस्बे शाहपुर में रहता था। ये वो जगह है जहां हर कोई आपके ख़ानदान और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाकिफ़ होता है। ये किस्सा 2018 का है, जब मैं अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी तरह मुतमईन था। जिंदगी एक सीधी साफ सुथरी सड़क की तरह थी। मैं अपने वालिद का सबसे बड़ा बेटा था। घर में 3 बहनें और 2 छोटे भाई थे। अल्लाह ने मुझे भी एक बेटी की नेमत से नवाजा था। वालिदैन की शफकत और उनका साया मेरे सर पर मौजूद था और उनकी दुआएं मेरे लिए ढाल का काम करती थी। शाहपुर में मेरी एक अच्छी खासी करियाने की दुकान थी। दुकान मेन रोड पर थी और गांव के ज्यादातर लोग अपनी जरूरत का सामान मुझ ही से लेते थे। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक दुकान खुली रहती। शाम को रश बढ़ता तो मेरा छोटा भाई तनवीर मेरा हाथ बटाने आ जाता। रात गए तक गाहक कम ही होते। कभी कभार कोई मुसाफिर या खेतों से लौटने वाला कोई शख्स चीनी, चाय की पत्ती या सिगरेट लेने आ जाता। रात का आखिरी वक्त मेरा होता था जब मैं तन्हाई में बैठकर दिन भर का हिसाब जोड़ता था। ये सितंबर के महीने की एक रात थी जब मैंने शहर के डीलर मलिक साहब को फोन करके नया ऑर्डर लिखवाया। उन्होंने बताया कि उनकी सप्लाई वैन अगले चंद घंटों में करीबी इलाकों में सामान देकर मेरी तरफ ही आएगी, तो मैं तैयार रहूं। मैंने सामान निकाला और ग्राहकों को निमटताता रहा, मगर रात 10:30 बजे तक वैन नहीं पहुंची। मैंने मलिक साहब के लड़के को फोन किया तो उसने कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, रास्ता जरा खराब था। तकरीबन 11:15 बजे एक पुरानी पिकअप वैन दुकान के सामने रुकी। मैं बाहर निकल आया। वैन का ड्राइवर जमील हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए नीचे उतरा। उसके साथ 2 नौजवान लड़के भी थे जो फौरन सामान उतारना शुरू कर गए। हमने चाय पीते हुए बारिशों के मौसम और सड़कों की हालत पर गपशप की। चूंकि सामान ज्यादा था, मैंने सोचा कि घर जाने से पहले इसे रेकों में लगा दूं। जमील मुझे बिल थमाकर वापस चला गया। दुकान के बाहर सड़क पर मुकम्मल खामोशी थी। दूर किसी दरख्त से जींगर की आवाज आ रही थी जो रात की तन्हाई को और बढ़ा रही थी। मैं दालों और आटे के थैले ठीक कर रहा था कि मुझे हल्का सा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे दुकान में दाखिल हुआ है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, मगर दुकान के अंदर की हवा एक लम्हे के लिए रुक सी गई थी। एक अजीब सी खालीपन। मैंने खुद को झटका दिया, शायद थकावट की वजह से वहम हो रहा है। मैंने जल्दी से शटर गिराया और घर चला गया। अगले चंद दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन फिर एक सुबह दुकान खोली तो चंद बोतलें और साबुन के डब्बे फर्श पर बिखरे पड़े थे। मैंने यही सोचकर टाल दिया कि रात को बिल्ली या चूहा अंदर घुस आया होगा, मगर मेरे दिल में एक हल्की सी छभन महसूस होने लगी थी। फिर वो रात आई जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। उस रोज तनवीर मगरिब के बाद ही चला गया था। रात के 10:25 हो रहे थे। बाहर सड़क सूनी थी। दिन भर की हलचल के बाद ये वक्त कब्रिस्तान जैसा खामोश होता था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे सिर्फ मैं और मेरी दुकान ही इस अंधेरे में जाग रहे हैं। मैं काउंटर पर बैठकर तेल की कीमतें नोट कर रहा था। पेंसिल की खिच-खिच की आवाज इस सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। दुकान का पंखा चल रहा था, मगर हवा में एक अजीब सा ठहराव था। इतने में मैंने महसूस किया कि एक साया सा काउंटर के बाहर आकर ठहरा है। एक लंबा कमजोर आदमी, सर से पांव तक सफेद लट्ठे के लिबास में। उसके हाथ में कागज की एक पर्ची थी।
मैंने सरसरी तौर पर अस्सलाम वालेकुम कहा मगर कोई जवाब नहीं आया। वो खामोशी से काउंटर पर आया और पर्ची मेरे सामने रख दी। मैंने चेहरा देखे बगैर पर्ची उठा ली। तहरीर बहुत साफ और नपी तुली थी। मैं लेक की तरफ मुड़कर सामान निकालने लगा। मेरा पूरा ध्यान दुकान के अंदर होने वाली हर मामूली आवाज पर मरकूज था, मगर वो शख्स बिल्कुल खामोश था। ना कपड़ों की हरकत, ना जूते की चाप, यहां तक कि उसके सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसा सकूत मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने पर्ची के मुताबिक सामान निकाला। नमक का एक पैकेट, 2 कोल्ड ड्रिंक और एक आटे का थैला। थैला नीचे से निकालते हुए कुछ लम्हे लगे। जब मैं वापस मुड़ा और मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल फिसल कर नीचे गिर गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें मामूल से बड़ी थी और उनके अंदर एक अजीब सी सफेद रोशनी थी जो चमक रही थी। उसका मुंह खुला था और उसके अंदर से एक लंबी लटकती हुई चीज बाहर को झूल रही थी जो सीने तक पहुंच रही थी। वो जबान नहीं थी बल्कि कच्चे सुर्ख गोश्त का बेजान टुकड़ा लगती थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट खौफनाक थी। वो लम्हा मेरे लिए वक्त के दायरे से बाहर था। बाहर का पंखा रुका हुआ महसूस हो रहा था। झिंगिर की आवाज गायब हो चुकी थी। बस मैं था। इसने आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाया। आवाज नहीं आई, मगर दुकान की हवा जैसे मजीद ठंडी हो गई। इसकी निगाहें काउंटर पर रखी मेरी हिसाब की कॉपी पर जम गई। मैंने डर के मारे दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया तो उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। वो मजीद करीब आया, इतना कि मैं उसके लिबास से आती हुई एक अजीब सी ठंडी भीगी हुई बू महसूस कर सकता था। उसी लम्हे दुकान के पिछले हिस्से से किसी चीज के गिरने की हल्की सी आवाज आई। मैं घबरा कर मुड़ा, मगर वहां कुछ नहीं था। मैं पलटकर दोबारा उसे देखना चाहता था, मगर मेरे दिल का खौफ मुझे रोक रहा था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, मत देख, मत देख। मैंने हिम्मत की और पलटा। काउंटर के इस पार वो शख्स अब वहां नहीं था। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज होकर गले में आ गई। पंखा अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, मगर इसकी आवाज बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। मैं काउंटर के नीचे झुका, खाली। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं लरजते हुए आहिस्ता आहिस्ता दुकान के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। पिछले कमरे का अंधेरा मामूल से ज्यादा गहरा लग रहा था। मेरी आवाज कांप गई। कौन है? जवाब में एक बहुत हल्की सी सरसराहट सुनाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी। मैं एक कदम पीछे हटा और वही भीगी हुई ठंडी बू पूरे कमरे में फैल गई। अचानक मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। पिछले अंधेरे में जमीन से बिल्कुल करीब 2 बड़ी चमकती हुई आंखें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मैं पीछे हटा और काउंटर से टकरा गया। वो आंखें अब दुकान की पीली रोशनी में आ रही थी और उनके नीचे वो। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, बस एक झटके से अपने दोनों हाथ जमीन पर टेके और टांगों के बगैर रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो मेरे कदमों की तरफ आ रहा था। उसके हाथों के नाखून फर्श पर खरचने की एक भयानक आवाज पैदा कर रहे थे, जैसे वो फर्श को चीर रहे हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक खौफनाक सर्दी की लहर दौड़ गई। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर मेरा जिस्म पत्थर बन चुका था। दिल में कलमा पढ़ते हुए मैंने जल्दी से झुककर करीब पड़ा लकड़ी का स्टूल उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। स्टूल उसके कंधे से टकराया, मगर कोई आवाज नहीं आई, जैसे लकड़ी पानी से टकराई हो। उसने जरा सा सर उठाया। उसकी आंखों की रोशनी एकदम इतनी तेज हुई कि पूरी दुकान मुझे सफेद रोशनी के एक झमाके में डूबी हुई नजर आई।
मेरे कानों में शदीद भनभनाहट शुरू हो गई और मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में सुनाई दे रही है। वो बहुत करीब था। उसकी लटकती जबान फर्श को छूते हुए मेरे जूतों तक आ पहुंची। मैंने आखिरी कोशिश की। मैंने अचानक काउंटर के नीचे रखा हुआ वजनी तराजू उठाया और पूरी कुव्वत से उसके सर पर मारा। इस बार एक गीली सी चपक की आवाज आई, जैसे कोई चीज कीचड़ में गिरी हो। वो लम्हा भर रुका, फिर उसने अपने लंबे ठंडे हाथ मेरे घुटनों पर रख दिए। उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा सर्द थी। मेरी टांगें सुन्ना होने लगी। उसी लम्हे दुकान के बाहर से एक तेज हवा का झोंका आया। पीला बल्ब बुझ गया और हम मुकम्मल अंधेरे में डूब गए। मैंने खुद को पीछे की तरफ झटका दिया और दीवानों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। अंधेरे में सिर्फ उसके नाखूनों की खरच खरच की आवाजें मेरे पीछे सुनाई दे रही थीं, जो फर्श को चीरते हुए मेरे ताक़ुब में थी। मैं बेतहाशा दौड़ा गलियों में, पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागता हुआ सीधा घर पहुंचा, सांस फूली हुई, कपड़े पसीने और गर्द से गीले। दरवाजा खोलते ही मेरी बेगम आसिया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? मगर मेरी जबान पर ताला लग चुका था। बस एक लफ्ज निकला, कुछ नहीं। इस रात मुझे तेज बुखार ने जकड़ लिया। जिस्म बाहर से जल रहा था मगर अंदर से जैसे बर्फ था। नींद आती तो बस वही चमकती आंखें, वो लंबी जुबान और वो पर्ची सामने आ जाती। 3 दिन तक मेरा हाल ऐसा रहा कि घर वाले मुझे लाहौर के डॉक्टर तक ले गए, मगर बुखार कम नहीं हुआ। मेरे होंठ सूख गए, चेहरा पीला पड़ गया। चौथे दिन जरा सी तस्कीन हुई, मगर मैं अपना फैसला कर चुका था। मैंने दुकान की चाबी निकाली और खामोशी से तकिए के नीचे रख दी। इस दिन के बाद मैंने वो दुकान कभी नहीं खोली। लोगों ने पूछा, तनवीर ने जिद की कि वो खुद संभाल लेगा, मगर मैंने बस खामोश मुस्कुराहट दी और टाल दिया। वक्त गुजरता गया, दुकान के शटर पर जंग लग गया, बोर्ड उतर गया। आज भी रात को गुजरने वाले लोग कहते हैं कि इस दुकान के अंदर से आज भी कोई आवाज आती है जो रात के वक्त सामान मांगती है। दोस्तों, आज भी यही कहता हूं कि कुछ दरवाजे अगर एक बार बंद हो जाए तो बेहतर है कि उन्हें हमेशा बंद ही रहने दिया जाए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनके उस पार आपका इंतजार कौन कर रहा है।